May I come in, sir? Sir, namaste. Sir, namaste. बैठिए। आपने अपना कोड देख लिया है? जी सर। तो उस कोड की सहायता से बोर्ड को अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें आपको अपना नाम, अपने राज्य का नाम, अपना जाति और धर्म शेयर नहीं करना है। जी सर। ठीक है, आप प्रारंभ कर सकती हैं। सर, मेरा कोड 1929 है। मैंने अपनी स्नातक भौतिकी, सांख्यिकी और गणित विषयों के साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने अपनी स्नातक सांख्यिकी विषय के साथ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से ही की है। वर्तमान में सर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ और मेरी हॉबी डायरी लेखन है। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। ठीक है। हिंदी साहित्य आपने रखा हुआ है। आपका कोड जो दिया गया है आपको, उसका हिंदी साहित्य से क्या संबंध है? कोई संबंध है? सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। आचार्य रामचंद्र की शुक्ल की कोई पुस्तक आई थी इस वर्ष? सॉरी सर। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी विशेष करके, जो बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग पढ़ते हैं? निबंध के विषय में सर? नहीं, हिंदी साहित्य के विषय में। सर, नाम नहीं मैं अभी याद कर पा रही हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है कभी? जी सर। किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। उसमें क्या, उन्होंने जरा हमें हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास बताइए। सर, उस पुस्तक में आचार्य जी ने ये कहा है कि व्यक्ति का की चित्त वृत्तियों के अनुसार समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, वैसे वैसे काव्य का स्वरूप परिवर्तित होता चला जाता है और व्यक्ति की जो चित्त वृत्तियाँ हैं वो समाज में जो परिवर्तन होते हैं उनका उस पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। अच्छा, हिंदी साहित्य के विकास के जो कालखंड हैं, कितने कालखंडों में बांटा जाता है? सर, 4 कालखंडों में। कौन कौन सा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है। तो जब हम भक्ति काल की बात करते हैं, तो भक्ति काल और सूफीवाद, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या अंतर दिखाई देता है? सर, भक्ति काल और सूफी काल में मुख्य अंतर ये है। मैं बता देता हूँ, आपको अंतर सिर्फ बताना है। दोनों में प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। भक्ति काल में भी प्रेमी और प्रेमिका हैं। जी सर। ठीक है ना? और सूफीवाद में भी हैं। जी सर। आप ये बताइए, कौन प्रेमी और कौन प्रेमिका है? सर, सूफी काल में ईश्वर को प्रेमी मानते हुए उसकी ईश्वर को प्रेमी मानते हुए उनके स्तुति आराधना करते हुए व्यक्ति उनसे संबंध स्थापित करना चाहता है। सूफीवाद में? जी सर। ठीक है, हाँ। सूफी में ईश्वर क्या है? प्रेमी है। जी सर। ठीक है। फना से बका तक, बका, सॉरी सर अभी कंफ्यूजन हो रहा है। वही कंफ्यूजन मुझे दूर करना है। जी सर, एक सेकंड सर, अभी क्लियर याद नहीं कर पा रही हूँ। हिंदी साहित्य में, जी सर। साहित्य की जरा परिभाषा दीजिए। रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। जी सर। बताइए। सर, साहित्य का अर्थ है कि जिसमें समाज का सबका हित सम्मिलित है। जो उन्होंने परिभाषित किया है साहित्य को? सर, साहित्य हितम, सर्वे हितम, ऐसे परिभाषा दी है। वो वर्ड में एग्जैक्ट अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। उसका भावार्थ बता सकते हैं? जी सर। बताइए। सर, उनका उसमें ये है कहने का अर्थ कि सबके, जिसमें सबका हित है वही साहित्य है। हिंदी साहित्य के विकास में नाथ संप्रदाय का क्या योगदान है? सर, नाथ संप्रदाय का मुख्य योगदान ये है कि आगे आने वाले समय में भक्ति काल की जो नींव है, कहीं ना कहीं वो नाथ संप्रदाय की जड़ों में देखी जा सकती है। भक्ति काल में जैसे कबीरदास जी हुए हैं, उन पर नाथ संप्रदाय का स्पष्ट प्रभाव रहा है। गुरु भक्ति और ज्ञान मार्ग की उन्होंने बातें की हैं, योग, हठ योग की बातें की हैं उसमें। हिंदी साहित्य में क्या पढ़ना पसंद है आपको? जी सर, वैसे मुझे उपन्यास, कहानी ज़्यादा कोई पसंद है। उपन्यास पढ़ा है आपने? जी सर। कौन सा? गोदान पढ़ा है मैंने। गोदान पढ़ा है। गोदान की थीम क्या है? गोदान की थीम सर मुख्यतः वो किसान और उसमें एक लाइन कहीं लिखी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जब किसी गरीब आदमी, कोई गरीब आदमी है या फिर दबा कुचला आदमी है, उसकी गर्दन अगर अमीर आदमी के पैरों तले दबी हुई हो तो उसको सहलाने में ही फायदा है। इस कथन को आधुनिक संदर्भों में किस रूप में देखती हैं? सर, ये कथन होरी ने गोबर से संवाद में कहा था।
और उनके कहने का अर्थ ये था कि जब हम अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और पर आर्थिक रूप से निर्भर रहते हैं तो हम उनका विद्रोह नहीं कर सकते। कहीं न कहीं उससे फिर हमारे जो ज़रूरतें हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। ठीक है, जी सर। प्लीज़ सर। आपका सांख्यिकी ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में रहा है, तो सांख्यिकी में 2 शब्दों का हम अध्ययन करते हैं, एक मिस्टेक होता है, एक एरर होती है, गलती और त्रुटि। इन दोनों में अंतर क्या होता है? सर त्रुटि तो हम उसे कहेंगे जब हम कुछ आंकड़ों का संग्रहण करना चाह रहे हैं, उसमें अगर हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम अज्ञानतावश अगर हमसे कुछ हो जाती है तो उसे त्रुटि कहते हैं। करेक्ट, ओके। अब मिस्टेक, गलती, सर क्योंकि दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जी सर। एक होता है नल हाइपोथिस, यह क्या है? नल हाइपोथिस। सॉरी सर, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है सांख्यिकी पढ़े हुए, तो मैं अच्छा, चलिए कोई बात। एक वर्ड यूज होता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से हमें क्या जानकारी मिलती है? हम शेयर सूचकांक की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इंडेक्स की बात आती है, ह्यूमन इंडेक्स की बात आती है, और इस तरह से तमाम इंडेक्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन है जनरल, व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स से हमें क्या जानकारी मिलती है? इंडेक्स नंबर क्या बताता है? इंडेक्स सर संकेत करता है पर्टिकुलर किसी फील्ड में या किसी चीज़ में अगर हम कोई सर्वे करते हैं, उसमें कोई कहाँ किस स्थान पर पर्टिकुलर व्यक्ति या जो भी जिस चीज़ का हम आकलन करना चाह रहे हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसमें। दूसरा हमारा आपसे क्वेश्चन है कि आप शेयर मार्केट को रोज़ देखते हो, सेंसेक्स बढ़ता घटता रहता है। शेयर मार्केट में बुल एंड बियर शब्द का प्रयोग होता है। ये बुल और बियर के बारे में हमें कुछ बताइए। सर बुल के बारे में तो मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रभाव स्वरूप शेयर मार्केट में कुछ अपने हस्तक्षेप से शेयर्स का प्राइस बढ़ा देता है तो उसे बुल कहते हैं। क्या बुल एक अधिकारी होता है या एक शेयर ब्रोकर होता है या बुल क्या होता है? सर ये व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है जिनके शेयर में निवेश और इस तरह के हित शामिल होते हैं। आप ये बताइए कि बुल जो होते हैं एक शेयर ब्रोकर होते हैं जो शेयरों की कीमतों में तेजी लाने का प्रयास करते हैं। बियर, बुल की हिंदी तेजड़िया होती है, बियर की हिंदी मंदड़िया होती है। नेक्स्ट बात, इधर पिछले लगभग 2-3 महीनों से कहें रुपए की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है, जिसको लेकर के न्यूज़पेपरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर तमाम कुछ लिखे जा रहे हैं। जी सर। तो जो रुपए के मूल्य में गिरावट आ रही है, इसे आप किस रूप में देख रही हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक है, या यह भी कहा जा रहा है कि हमारा रुपया नहीं कमज़ोर हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, जी सर। इस कारण रुपए की कीमत में गिरावट आ रही है? इसे किस रूप में आप देख रही हैं? सर इसका निश्चित तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। अगर हम कुछ आयात करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए महंगे हो जाएंगे। लेकिन सर इसमें ये भी है कि अगर हम इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लें, जैसे अभी मुख्यतः वैश्विक स्तर पर हम ज़्यादातर व्यापार डॉलर में करते हैं। द्विपक्षीय संबंधों में अगर हम बायलैटरल करेंसी को बढ़ावा दें तो ये कहीं ना कहीं डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी कम करेगा और रुपये में कहीं स्थिरता हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में। अभी भारत सरकार अफ्रीका के देशों के साथ बातचीत कर रही है, जी उनको समझा भी रही है, दबाव की भी रणनीति अपना रही है, फ्रांस का भी सहयोग ले रही है कि हम अफ्रीका के साथ अपनी मुद्रा में व्यापार करें। उनके साथ करेंसी स्वैप की अवधारणा को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। तो करेंसी स्वैप क्या होता है? सर जहाँ पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, मैंने पढ़ा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है करेंसी स्वैप का अर्थ ये होता है कि दो देश बिना तीसरे करेंसी के अपनी आपसी करेंसी में जब व्यापार करते हैं, तो जहाँ तक इससे हमें लाभ क्या मिलेगा? सर एक तो सबसे पहला लाभ यही है कि डॉलर जैसे एक पर्टिकुलर कंट्री का उस पर ज़्यादा प्रभाव है, तो उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। और ये रहेगा कि सर हमारा
रुपया मजबूत होगा वैश्विक स्तर पर और हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। ओके। साइबर क्राइम शब्द आपने सुना है? जी सर। कभी साइबर क्राइम किया है कि नहीं किया? नहीं सर। नहीं किया। ईमानदारी से आप बोल रही हैं? नहीं सर। साइबर क्राइम को किसी एक्ट में परिभाषित किया गया है? जी सर। किसमें किया? सर जहाँ तक मुझे याद है 69A में 69A यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अधिनियम की। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में यह भी कहा गया कि अगर हम अपने मदर का, फादर का भी अगर मोबाइल बिना उनके परमिशन के ले लेते हैं तो यह भी साइबर क्राइम है। और उसको छोड़ दीजिए, आप फेसबुक या व्हाट्सएप कुछ भी चलाती हैं नहीं चलाती हैं? सोशल मीडिया यूज करती हैं? कम से करती हैं ना? कभी आपने उसको लॉग आउट किया है? जी सर। हमेशा लॉग आउट करती हैं या वैसे छोड़ देती हैं? सर जो फेसबुक वगैरह अगर कभी यूज़ करते हैं तो उन्हें तो लॉग आउट कर देते हैं, व्हाट्सएप नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। तो इसका ये लॉग आउट नहीं करने से भी उसका मिसयूज हो सकता है और ये भी क्राइम के दायरे में आ सकता है। सॉरी सर, मुझे जानकारी। अच्छा, तो वर्तमान में कहा जा रहा है कि साइबर क्राइम जो है परंपरागत युद्ध की तुलना में अधिक खतरनाक होता जा रहा है। ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी हो या सोशल हार्मोनी हो, इसके लिए चुनौती उत्पन्न। क्या आप इससे सहमत हैं कि साइबर क्राइम हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा के रूप में उभर रहा है? जी सर, कहीं ना कहीं अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो मीडिया का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है लोगों के बीच में, और इससे ये होता है कि सर फेक न्यूज़ बहुत आसानी से प्रसारित हो जाती है और उसका कहीं ना कहीं अवधारणा बन जाती है कि हाँ वो सच है, और हम लोगों को कहीं ना कहीं उसका तथ्य की जानकारी हम नहीं जुटाते हैं। उस वजह से सर आसानी रहती है चीज़ों को भड़काने में। आंतरिक सुरक्षा के लिए वो कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में उभर कर आ रहा है हमारे सामने। अच्छा बताइए, इजराइल के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों की शुरुआत कब से होती है और वर्तमान में इजराइल के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध? सर शुरुआत के बारे में मैं क्लियरली नहीं बता पाऊंगी, सॉरी। 1992 में हुआ, हमने बता दिया, फिर इसके आगे अब बताइए दूसरा। सर वर्तमान में हमारे इजराइल के साथ सहयोगपूर्ण संबंध हैं। विभिन्न मुद्दों पर हम इजराइल और भारत एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्या उनके साथ हमारे संबंध केवल व्यापारिक संबंध है या सामरिक और रणनीतिक संबंध भी स्थापित हो चुके हैं? सर व्यापारिक भी हैं और मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस हैं सर। मल्टी डायमेंशनल। इजराइल के साथ पिछले वर्षों में भारत ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में समझौता किया है। इजराइल के अनुभव का हम लाभ लेना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ। इजराइल एक छोटा देश था पहले, एक रेगिस्तान के, लेकिन वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफ़ी आगे हो गया। तो आखिर कैसे, किस प्रकार से वहाँ से हम अनुभव से लाभ लेना चाहते हैं? सर इजराइल का जैसे कि हम देखते हैं उसमें थोड़ा पानी, जो एग्रीकल्चर की वहाँ पे पद्धतियाँ हैं उनमें पानी का बहुत ऑप्टिमम यूज़ करने पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है, जैसे स्प्रिंकलर टेक्निक इन सब में। और भारत भी सर उन सारी चीज़ों से लाभ लेने के लिए प्रयासरत है अभी। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, वर्तमान में भारत और चीन के बीच डिस्प्यूट भी चल रहा है और व्यापार भी हो रहा है, आर्थिक लेन भी। एक साथ विवाद और प्रेम दोनों कैसे चलेगा? झगड़े भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ उनके साथ हमारे आर्थिक संबंध भी बने हुए हैं। सर चीन के साथ मुख्यतः हमारा विवाद सीमा विवाद को लेकर रहता है, और आर्थिक रूप से हमारे आर्थिक रूप से रिलेशंस काफ़ी मल्टी डायमेंशनल हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं वो दोनों को एक सेपरेट दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो ज़्यादा सही। इस प्रकार की नीति को विदेश नीति की शब्दावली में किस प्रकार की नीति की संज्ञा दी गई है? सॉरी सर, अभी याद नहीं कर। डीलिंकिंग की पॉलिसी। जी सर। ठीक, थैंक यू। आपका हिंदी साहित्य ऑप्शनल पेपर है। हिंदी साहित्य को पढ़ने के पश्चात प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है? सर हिंदी साहित्य हमें एक समाज के प्रति बेहतर समझ प्रदान करता है, वर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, और हम ये देखते हैं कि किस तरह से समाज में जो परिवर्तन होते हैं उसका हमारी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं में व्यक्त होता है। तो उस तरह से हम अपने आसपास के लोगों को बेहतर समझ सकते हैं। सबसे प्रिय कवि कौन है आपके हिंदी साहित्य? सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपका हॉबी है डायरी लेखन? जी सर।
डायरी लेखन, आप किस प्रकार की डायरी लेखन, ये स्वाभाविक हॉबी है या आपने बस लिखने के लिए लिख दिया है? नहीं सर, मुझे लिखना पसंद। कब से लिखती हैं आप डायरी? सर लगभग 12th क्लास से, लेकिन कंटिन्यू नहीं, बीच में कुछ गैप हुए हैं, पर 12th क्लास से पहली बार मैंने लिखना शुरू किया था। डायरी लेखन से क्या क्या इसकी खूबियाँ क्या क्या है? सर इसकी मुख्य खूबी जो मुझे लगती है कि हम अपनी भावनाओं को बिना किसी आवरण के स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकते हैं, खुद को बेहतर समझ सकते हैं। कई बार स्थिति सर ये हो जाती है कि अगर हमारे पास कोई अपनी बातें साझा करने के लिए नहीं है, तो हम डायरी से अपनी बहुत सारी बातें साझा कर सकते हैं, उससे मानसिक तनाव भी कम होता है सर। कोरोना के बाद लगातार आर्थिक संकट पूरे विश्व मानचित्र पर फैला हुआ है और लगातार संसाधनों की कमी हो रही है। बड़े बड़े जितने भी बैंक्स हैं उनको परेशानियां हैं, एनपीए बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप चूँकि हिंदी साहित्य के छात्र हैं, आपको क्या लगता है फिर से वो मध्यकालीन इतिहास तो नहीं आ जाएगा? लोगों को खाने नहीं मिलेंगे, परेशानियां होंगी, झगड़े होंगे, बगल में आपने श्रीलंका में देखा। तो उस स्तर से आप कैसे इसका विश्लेषण करेंगे? प्रवृत्ति मनुष्य की क्या होनी चाहिए? साहित्य के माध्यम से क्या संदेश हो सकता है? सर निश्चित तौर पर कोविड काल वैश्विक चुनौती के रूप में उभरा है, और इससे रोजगार और अन्य पक्षों पर भी संकट उत्पन्न हुआ है। परंतु सर मध्यकाल से और वर्तमान में स्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। जैसे खाद्यान्न में उपज काफ़ी देशों में बढ़ी है, भारत भी इसका एक उदाहरण है सर। तो कहीं न कहीं सर हम ये देख सकते हैं कि स्थिति तो चुनौतीपूर्ण है, पर मुझे जहाँ तक मैं समझती हूँ सर, वैसी स्थिति नहीं आएगी। नहीं, ये तो पूरा कई सारे ऐसे इंटरनेशनल थिंक टैंक हैं जिन्होंने चिंता जाहिर की है कि आने वाले सालों में, आने वाले समय में ऐसी संभावना है कि विश्व के अनेक देशों में, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में कई ऐसी चुनौतियां होंगी जब बेसिक एम्यूनिटीज़, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए भी लगातार लड़ाइयाँ होंगी, गृह युद्ध होंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं चुनौतियाँ तो हैं, तो क्या इसके दर्शन क्या होने चाहिए? आपने बाबा नागार्जुन को पढ़ा होगा, अकाल और उसके बाद, उनकी कविता याद होगी आपको। तो ऐसी स्थिति तो बन रही है, कई कई देशों में बन रही है, अपने यहाँ भी है। उड़ीसा के अंदर आप देखें, कालाहंडी एक जगह है, पी साईनाथ साहब ने एक बुक लिखी थी, एवरीवन लव्स ड्रॉट। उसमें उन्होंने ये देखा कि प्रशासन जो है तभी जागती है जब वहाँ पे सूखे आते हैं, और सूखे आने के बाद मीडिया का वहाँ पे काफ़ी हलचल होता है, उसको न्यूज़ बनाया जाता है। और कालाहंडी में लोग आम की गुठली खा के जीते हैं, बहुत सारी पैथेटिक कंडीशन है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा जो है साहित्य के माध्यम से आप क्या विचार व्यक्त करेंगे अपनी जीवन शैली को लेकर? सर कोविड में हमें एक चीज़ ये भी सीखने के लिए मिली है कि हम कम अपनी ज़रूरतों को अगर कम करें तो कहीं न कहीं हमारे खर्च कम हो सकते हैं। तो इससे हम अपने जो संसाधन हैं उन्हें लंबे समय के लिए प्रयोग कर सकते हैं सर। तो ये मुझे लगता है। बहुत अच्छा। देखिए, कोविड के बाद या कोविड के समय में ऐसा देखा गया है कि जो दो तरह की इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई क्योंकि वो सेल्फ सस्टेन्ड थे, और यही कारण है कि वहाँ पे इकोनॉमिक जो पेनिट्रेशन हुआ उसका जो डिक्लाइन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जो अर्बन इकोनॉमी रही वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। तो इसके पीछे जो फिलॉसफी था, उसके पीछे ऐसी कौन सी फिलॉसफी, यही कौन सी ऐसी फिलॉसफी जो है काम की है? सर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, उनमें जो मुख्यतः आय के स्रोत हैं वो अपने एक लिमिटेड एरिया से ही आसपास पे ही निर्भर हैं। जबकि सर जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें हमारा, जैसे ही सर कोविड के वजह से लॉकडाउन लगा था बहुत सारे देशों में, तो हमारे आयात निर्यात आवाजाही सब रुक गई थी। इस वजह से सर मांग और डिमांड और सप्लाई वाली चेन भी बाधित हुई थी। उस वजह से सर शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थिति थी वो कहीं न कहीं पहले के जैसे ही रही। मांग पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, या जो फसल थी उस पर हमें बहुत ज़्यादा, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रोथ भी किया है, तो उस वजह से वहाँ पे उतनी परेशानी नहीं आई सर। आजकल फार्मिंग लोगों को पसंद नहीं आ रहा है,
जो हमारे यूथ हैं सभी लोग सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं और इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। आखिर क्या कारण है कि लोग फार्मिंग में नहीं जाना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा डाटा रिपोर्ट उपलब्ध है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फार्मिंग, पढ़े लिखे लोग, कई IIM ग्रेजुएट्स, कई IIT ग्रेजुएट्स, वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं और उसको मार्केट इकोनॉमी से जोड़ के अच्छा खासा आमदनी वहाँ से ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में फार्मिंग को कैसे युवाओं के साथ उनको आकर्षण पैदा किया जाए ताकि फार्मिंग में एक निश्चित तबका भी जाए और उसको ज़्यादा प्रोडक्शन भी हो, और वहाँ पे कैश क्रॉप, आपने सुना होगा नकदी फसल, कैश क्रॉप में और जो अन्न का हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उसमें एक गैप क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लैंड हैं जहाँ पे फूलों की खेती की जा रही है, तमाम तरह के ऐसे जो हैं बाज़ार में जो सेलेबल प्रोडक्ट्स हैं। ऐसी ऐसी क्या कारण है कि उनमें एक आकर्षण भी पैदा किया जाए और हमारी ज़रूरतों को भी वो पूरा कर सके। सर कृषि से मुख्यतः हटने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सर उसमें अनिश्चितता बहुत है और बढ़ती जनसंख्या के साथ सर जोत की जो आकार है वो भी कम हुआ है। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से ज़्यादातर जब युवा निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन संघर्ष में देखते हैं, उस वजह से उनका कहीं ना कहीं इसमें विकर्षण का स्थिति उत्पन्न हुई है। पर जैसे कि अब हम देख रहे हैं बहुत से पढ़े लिखे जो युवा हैं वो कृषि में एक अलग तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो वो उधर जा रहे हैं। तो इससे हम ये देख सकते हैं सर कि अगर हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक अच्छा मार्केट अवेलेबल कराएं और सारी उनके बारे में मशीनीकरण और इन सारी चीज़ों की पर्याप्त जानकारी दें, तो सर उस तरफ फिर से युवाओं का आकर्षण लाया जा सकता है। एक लास्ट प्रश्न यह है कि आप में ऐसे कौन से गुण हैं जिसके आधार पे आपका चयन किया जा सके? सर पहला गुण मुझे ये लगता है कि सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं विपरीत परिस्थितियों में भी सर धैर्य बनाए रख सकती हूँ। और तीसरा सर मैं लोगों की बातें समझने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती हूँ। और आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो क्या प्राथमिकता रहेंगी आपके क्षेत्र में? सर मेरी पहली प्राथमिकता सर ये रहेगी कि महिलाओं की शिक्षा आत्मनिर्भरता को लेकर मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरी सर शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अभी हमें और थोड़ा काम करने की ज़रूरत है सर। थैंक यू। रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं भारत में। जी सर। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसेस ज़रा बता दीजिए। सर भारत में राष्ट्रपति जी का चुनाव आनुपातिक प्रणाली से एकल मत हस्तांतरणीय प्रणाली से होता है और सर इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी के भी निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। उसमें सर ये होता है कि प्रत्येक सदस्य को अपनी पसंद के अनुसार वो उनको जो प्रत्याशी होते हैं उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद सर अगर 51 ओके फाइन। आप इस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ इसमें एक महिला उम्मीदवार या फिर महिला नियुक्त हुई, अभी इलेक्टेड हुई, और वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? सर ये निश्चित तौर पर भारत की अभी बदलते दृष्टिकोण को, समावेशी दृष्टिकोण को दिखा रहा है। इसमें एक हम इस तरह से देख सकते हैं सर कि राष्ट्र निर्माण की योजनाओं में सर हर तबके के लोगों को आने का अवसर मिल रहा है सर। आप शामली से हैं, शामली के बारे में कुछ बताइए। सर शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी ज़िला है और ये 2011 में मुजफ्फरनगर से सेपरेट हुआ था और सर अभी ये दिल्ली NCR का भी भाग है। पश्चिम में हरियाणा से अपनी सीमा साझा करता है। लिंगानुपात सर अभी यहाँ पे कम है और मेजर इंडस्ट्री क्या है यहाँ पे? सर मेजर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड में तो सर शुगर में प्रोडक्शन है और वैसे सर रिम धुरा लोहे के सामान बनाए जाते हैं सर। अच्छा, ओके फाइन, थैंक यू। ओके, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? सर राष्ट्रभाषा किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा बोले जाने वाली एक भाषा होती है और राजभाषा सर ऑफिशियल जो सरकारी काम होते हैं उनमें प्रयुक्त होती है।
राष्ट्रभाषा सर वहाँ के लोगों की अपनी होती है, उसमें वहाँ पे साहित्य आदि की भी संरचना आदि की रचना भी हुई होनी चाहिए, जबकि जो राजभाषा होती है वो बाहर की भी हो सकती है सर। डायरी लेखन आपकी हॉबी है, तो आपने कहा भी कि जो बात हम नहीं किसी से कह पाते हैं वो डायरी में लिख देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा आदमी अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है। तो आप जब इतना इंट्रोवर्ट हैं ऐसा माना जाता है और आपके बातचीत से भी लग रहा है, तो कैसे लोगों को फेस करिएगा, कैसे प्रशासन चलाइएगा? सर मैं इससे दो भाग में बांट के देख सकती हूँ। सर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा चीज़ों को अपने तक सीमित रखती हूँ, जबकि अगर मुझे कोई कार्य दिया जाता है सर, मैं उसमें हर संभव प्रयास करती हूँ संवाद स्थापित करने का। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकती हैं।